दोस्तों आज हम यहाँ पर पंचायती राज स्टार्ट करेंगे और पंचायती राज किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये पटवारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर कवरिंग करवाने वाला टॉपिक यही है। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस करना है अच्छी तरीके से वो स्टूडेंट जो पुलिस की और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। तो पटवारी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आपको बता दे रहा हूँ मैं कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है पंचायती राज, ठीक है। उसके बाद में फिर देख लेना है आप कंप्यूटर को अच्छी तरीके से घोट लेना है और उसके बाद में सेकेंड मैथ्स है। तो ये तीन यदि सब्जेक्ट अच्छी तरीके से हमने कवर कर लिए हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो जीके है, जीके तो अपार है, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं पंचायती राज, ठीक है। तो पंचायती राज क्योंकि पटवारी बनना है तो पंचायत में ही काम करना है, ग्रामीण लेवल पे ही काम करना है, इसलिए यहाँ पर ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर इससे स्टार्टिंग करते हैं और सबसे फर्स्ट आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, या फिर स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, इसे आपको बताना है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है जो पिछली पटवारी की एग्जाम हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जिनको नहीं पता है उनको बता दे रहा हूं मैं, जो स्थानीय स्वशासन के जनक है वो है लॉर्ड रिपन, ठीक है। कौन है? लॉर्ड रिपन। तो जिसको हम हिस्ट्री में काफी पढ़ते हैं, आपको लिख के बता देता हूं मैं। पेन कहाँ गई? तो स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय सुशासन के जनक सभी को ये याद रखना है। और वो कौन है? लॉर्ड रिपन। इन्हें बोला जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले स्थानीय स्वशासन को लेके बात कही और मुद्दा उठाया और इसे क्रियान्वित करने का या फिर संचालित करने का काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये व्यक्ति है जो काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं जो पंचायती राज है। ये पंचायती राज का जो प्रावधान है संविधान में, ये प्रावधान कहाँ पर दिया गया है, ठीक है। पंचायती राज के बारे में यदि हम संविधान में पढ़ना चाहें तो कहाँ पर पढ़ सकते हैं, संविधान के किस भाग में पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया है, ध्यान से प्रश्न को सुनना है कि पंचायती राज से संबंधित उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन था सिंपल सा, लेकिन कई लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि किस भाग में दिया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में, मतलब भाग 4 में ये प्रावधान दिया गया है किससे संबंधित, तो पंचायत से संबंधित या फिर पंचायती राज से संबंधित, ठीक है। कौन सा भाग बताया मैंने? भाग 4, ठीक है, भाग 4। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो भाग 4 है या फिर भाग 4 है ये पंचायती राज से संबंधित है पूरी तरीके से। पंचायती राज इसमें से की बात करें तो और भी कई चीजें हैं, लेकिन पंचायती राज भी किसमें है? भाग 4 में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये जो भाग 4 है इसमें इसका जो मेन जो से की हेडिंग है, एक प्रकार से नाम बोल सकते हैं, जैसे कोई टॉपिक होता है उसका नाम होता है, ठीक है। इसी तरीके से संविधान में पार्ट 4 है, इस पार्ट 4 में क्या क्या चीजें दी हुई है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट खास है वो क्या है? नाम है नीति निदेशक तत्व, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो भाग 4 है इसमें क्या दिया गया है? नीति निदेशक तत्व। याद रखना है, एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमपीपीएससी में कई बार से पूछ लिया गया है, ठीक है। इसलिए याद रखना कि पटवारी में हो सकता है आपके पेपर में ये लिखा हुआ मिले आपको, राइट। तो जो कंट्री है उस कंट्री का नाम बताना है कि ये जो नीति निदेशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं या किस देश से प्रेरित है। इस तरीके से यहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन को दे सकते हैं। तो ये कौन से देश से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड।
ये है। अब इसके बाद में फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये भारतीय संविधान में पार्ट 4 में तो है ही, भाग 4 में तो है ही, लेकिन किन अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है या फिर किन अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 36 से 51 तक, ठीक है, 36 से 51 तक जो अनुच्छेद दिए हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में, इन अनुच्छेदों में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, जो कि राज्य के लिए एक प्रकार से राज्य का कर्तव्य है, इनके अंदर जो दिया गया है। ठीक है, मतलब ये क्या कहते हैं कि राज्य का कर्तव्य है कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे या फिर कल्याणकारी राज्यों की स्थापना किस तरीके से की जाए, उसके यहाँ पर सारे निर्देश किए गए हैं। ठीक है, और बाकी इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, पंचायती राज। ठीक, तो यहाँ पर ये हुआ 36 से लेके 51 तक, ठीक है, 51 तक ये इनका उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। राइट, अब इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे कि इन 36 और 51 के बीच में कहीं आर्टिकल 40 आता है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है, 40। तो आर्टिकल जो 40 है, 40वां अनुच्छेद है, ये क्या है, अनुच्छेद है। ठीक है, तो यही ऐसा अनुच्छेद है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 40 में ही पंचायती राज संबंधित प्रावधान पूरे दिए गए हैं। ठीक है, पंचायतों का गठन, इनसे जुड़ी हुई अन्य जानकारी, इस पूरा उल्लेख कहां पर दिया गया है, तो ये है आर्टिकल 40 में, मतलब अनुच्छेद 40 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि क्या दिया गया है इसमें, तो पंचायतों का गठन, पंचायत का गठन, ठीक है, किस आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 40 में। या फिर पंचायत की जगह आपको दूसरा वर्ड भी लिख के दे सकते हैं, वहां पे क्या लिख के दे सकते हैं, तो स्वायत्त शासी संस्था का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। इसको अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल, इस तरीके से। तो दूसरा वर्ड भी यहां पे लिख देते हैं, स्वायत्त शासी संस्था, संस्था या संस्थाओं का गठन। तो इस तरीके से पंचायत शब्द का इस्तेमाल न करके ये शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वायत्त शासी संस्थाओं का गठन किस अनुच्छेद के तहत या किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद कौन सा आएगा, 40 आएगा। ठीक है, संविधान के किस भाग में स्वायत्त शासी संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, तो भाग कौन सा है, 4। ठीक है, भाग कौन सा है, 4, पार्ट 4। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें दी गई है। और दूसरा एक पॉइंट आपको बता दे रहा हूं मैं, जिसको ध्यान रखना है आपको, भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, ये नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ पर इधर लिख रहा हूं कि ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन लिखी मैंने, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, वाद योग्य का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये इसके अंतर्गत जो भी 6 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, जो भी प्रावधान दिए गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई किसी भी का हाई कोर्ट है, इनमें इनको लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मान लो कोई भी मुद्दा जब उठता है, इससे इनका या फिर इनका उल्लंघन होता है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में इनका किसी भी प्रकार से कोई हल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाद योग्य नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इनको नहीं ले जा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से है, ये केवल और केवल एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए यहाँ पे संविधान में दिए गए हैं, जो कि आयरलैंड कंट्री से लिए गए थे। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो डाटा हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब इसके बाद में फिर हम बात करेंगे, इससे आगे जो योजनाएं 2 संचालित की गई थी, वो योजनाएं कौन कौन सी है, काफी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। ठीक है, उसमें से एक योजना जो दी थी, वो एक पुराना कोई पेपर है जो मैंने देखा था, उसमें
दी गई है, मतलब क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है, उन दोनों में से एक आया हुआ है, तो वो भी आपको बताऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम यहाँ पर देखते हैं उन योजनाओं को, ठीक है। तो योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना ध्यान से। तो सबसे फर्स्ट योजना है, पहली योजना है, वो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन सी है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम, कार्यक्रम, ठीक है। तो इस तरीके से पहली ये योजना है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में सेकेंड जो योजना है वो कौन सी है, वो भी इसी के तहत स्टार्ट की गई थी, लेकिन पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है, कि इसने क्या किया और क्यों इसको स्टार्ट किया गया था। तो देखें, सबसे पहले इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को। तो इस तरीके से इसका गठन हुआ। तो ये क्या है? गठन, ठीक है, गठन। अब इसके बाद में, गठन के बाद में इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, वो देख लें। उद्देश्य, उद्देश्य, ठीक है। तो उद्देश्य इसका क्या था? तो इसका उद्देश्य था सामाजिक जीवन स्तर को ऊपर उठाना, मतलब सामाजिक जीवन स्तर का विकास करना, सिंपली बोले तो, ठीक है। तो यहाँ पे सामाजिक जीवन स्तर, जीवन स्तर को ऊपर उठाना, ऊपर उठाना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका जो टारगेट था ये, और इसको लेकर ये कार्यक्रम संचालित किया गया था और चल ही रहा था, ठीक है। अब इसी के बीच में थोड़ा सा लगभग 1 वर्ष के बाद में इसी के अंतर्गत एक और योजना प्रारंभ कर दी गई, ठीक है। और वो योजना कौन सी थी? तो वो देखें यहाँ पर, दूसरी वो थी राष्ट्रीय प्रसार योजना, राष्ट्रीय प्रसार योजना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये की गई, और इसका जो गठन हुआ, गठन कब हुआ इसको भी देख लें। इसका गठन, जो सामाजिक विकास कार्यक्रम है, इसका गठन 2 अक्टूबर 1952 को हुआ, 1952 को हुआ, ठीक है। और इसका जो हुआ था, इसका भी 2 अक्टूबर 1953 को हुआ, ठीक है। 1 वर्ष के बाद में ठीक उसी दिन हुआ, ठीक है। ये 2 अक्टूबर ये भी हुआ, ये 52 था, और ये 2 अक्टूबर ये भी था, लेकिन ये 53 है, 53 है, 52, 53, 1 साल के बाद, करेक्ट, उसी दिन जिस दिन इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय प्रसार योजना है, ये किस लिए प्रारंभ की गई थी, ठीक है, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण ये था कि सामाजिक जीवन स्तर को लेकर तो काम हो ही रहा था, लेकिन सामाजिक जीवन या फिर पंचायती लेवल पे तकनीकी का विकास करना इस योजना का काम था, ठीक है। तकनीकी का विकास करना, या तकनीकी का विकास करने के लिए राष्ट्रीय प्रसार योजना को प्रारंभ किया गया था, राइट। तो इतना क्लियर हुआ है यहाँ पर। तो उद्देश्य यहाँ पर लिख लें, उद्देश्य तकनीकी का विकास की जागरूकता पैदा करना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों पॉइंट हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था वो इसी से जुड़ा हुआ था, ठीक है, कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन कब किया गया था। सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया था, ठीक है। तो कब किया गया था? यहाँ पर 2 अक्टूबर 1952 को, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इतना देखा। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं दोनों की दोनों सफल नहीं हो पाई, मतलब असफल हो गई। तो असफल हो गई यहाँ पर योजनाएं, तो अब क्या होगा? असफल, ठीक है। ये दोनों ही योजनाएं असफल हो गई। अब असफल होने के कारण फिर क्या किया सरकार ने? पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, या फिर इसको स्थापित करने के लिए, इसकी संरचना किस तरीके से बनाई जाए, उस पर निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन किया है। और वो समिति कौन सी थी?
वो थी बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। तो अभी बलवंत को पढ़ना है हमें ध्यान से अच्छी तरीके से, क्योंकि एग्जाम में बलवंत राय मेहता काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है, पटवारी के लिए। तो इसको मिटा लें पहले, और इसके बाद में फिर आपको बताऊं बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। अब देखें यहां पर बलवंत राय मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता ये समिति बनी, समिति। तो इसको देखना है, और ये समिति का सबसे पहले कब बनाई गई थी ये बात करना है, ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1957 को, ठीक है, 1957। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो, और यहाँ पे लिखता हूँ 1957, ठीक है। और वो भी कब? जनवरी में, जनवरी, ठीक है, जनवरी 1957 में ये समिति को गठित किया गया, बलवंत राय मेहता समिति को। किसके लिए? पंचायत की जो संरचना होगी या फिर किस तरीके की पंचायत का गठन करना जरूरी है उसके लिए सिफारिशें करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद में इसने लगभग 9 से 10 महीना, कितना? 9 से 10 माह या महीना इस पर काम किया। इस पर काम करने के बाद में फिर इन्होंने एक रिपोर्ट दी, ठीक है, क्या दी? रिपोर्ट। तो इन्होंने फिर यहाँ पे एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट को कब इन्होंने पेश की? तो ये पेश की नवंबर 1957, ठीक है, नवंबर 1957। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने ये रिपोर्ट पेश की। अब यहाँ पर बात है कि इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या क्या लिखा था, क्या क्या सिफारिशें की, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल 5 समितियां हैं। 5 समितियों के बारे में हमें, पंचायत से संबंधित 5 समितियां हैं, उनके पूरे सभी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो उन्हीं के साथ में बलवंत राय मेहता पूरा कंप्लीट करूंगा, और वहां पर पूरा डिटेल में हम इसकी सिफारिशें सब पढ़ेंगे। यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि वहां पहले जो 2 योजना यहाँ पे संचालित की गई वो असफल हो गई। वो असफल होने के बाद में किस समिति का गठन किया गया, ये कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ बना पाओगे, ठीक है, क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अब किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन अब इसका आगे पक्के पार्ट में पूरा डिटेल में देखेंगे। अब लास्ट में यहाँ पे ये वाला जो वीडियो है, आपको यदि से पसंद आया हो तो वीडियो को पहले सबसे पहले लाइक कर लें, उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता हो आपके थ्रू किसी और को बेनिफिट हो और वो भी पढ़ लें, ठीक है। तो इस तरीके से यदि, और से कि लास्ट में आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।